स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विस में और डेट है आज की 9 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। आज के इस आर्टिकल में हम भारत छोड़ो आंदोलन और मॉरिशस में जो तेल रिसाव की घटना हुई है उसके बारे में और कैग की नियुक्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम जानेंगे और यूपीएससी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है उनको भी हम जानेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी के लिए यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू में और इसमें काफ़ी सारी डिटेल दी गई थी। ऑलरेडी ये पब्लिश हुआ था कल, लेकिन हम इसको आज डिस्कस कर पा रहे हैं क्योंकि कल हम कुछ स्लाइड्स नहीं बना पाए थे टेक्निकल इशू की वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर रॉस बार्कर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। देखिए इस टाइप से क्या होता है, कभी कभी जो फैक्ट्स छोटे छोटे होते हैं ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। रॉस बार्कर को यूपीएससी के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो कि 1926 से 1932 तक अध्यक्ष रहे थे। उस अब बात की जाए वर्तमान में कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर अगर बात की जाए तो अरविंद सक्सेना का इन्होंने स्थान लिया है, जो कि अभी अध्यक्ष थे यूपीएससी के, यानी संघ लोक सेवा आयोग के। और अगर बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग की, संविधान में क्या प्रोविज़न है इसके लिए, और देखो आर्टिकल 315 के तहत इसको रखा गया है। आर्टिकल 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग में क्या होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 अन्य मेंबर होते हैं, यानी 1+10 का फार्मूला इसमें लगता है। 1+10 = 11। 11 सदस्य होते हैं ऑलरेडी, इसमें ऐसा माना जाता है, लेकिन एक अध्यक्ष और 10 सदस्य माने जाते हैं। इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नियुक्ति और पदच्युति, यहाँ पर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्ड है, हिंदी में लिखा हुआ। इसका मतलब होता है मतलब कि किस प्रकार से इन्हें हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग आयोग के अध्यक्ष की अगर टेन्योर की बात की जाए यानी कार्यकाल की, तो 6 वर्ष के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं या 65 वर्ष की अपनी उम्र को पूरा कर लें। दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो इनका टेन्योर समाप्त हो जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 316 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 316 नियुक्ति की प्रोसेस और कार्यकाल की जो अवधि है, जो हमने वही ऊपर डिस्कस की, 6 वर्ष और 65 साल, ये आर्टिकल 316 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर सबसे लास्ट में कई बार क्या पूछा जाता है, छोटा सा फैक्ट होता है कि क्या यह संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल ऑलरेडी, क्योंकि इसे एक आर्टिकल के तहत संविधान में दर्जा दिया गया है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। और सांविधिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनको किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद होते हैं उनको संवैधानिक निकाय, मतलब कि संवैधानिक, या इंग्लिश में बोला जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। इसका काम तो आपको पता ही होगा, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जैसी भर्ती परीक्षा कराता है, और जो कि हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से हैं। और अगला जो आर्टिकल है हमारा वो क्या है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया क्या, नहीं सही है बिल्कुल। हाँ, अगला आर्टिकल जो हमारा है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में है। देखो इसको स्थापित किया गया था जुलाई 2020 में। क्यों, जो 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज घोषित किया गया था उसी में से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कृषि अवसंरचना कोष को बनाया गया था, और ये 1 लाख करोड़ का फंड है। कितना है, 1 लाख करोड़ का ये फंड है। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, ये एक ऐसा, ये मीडियम टाइम और लॉन्ग टर्म के लिए ये फाइनेंस फैसिलिटीज़ है। इसके तहत क्या होगा, विपणन सहकारी समिति, मतलब कि जो सहकारी समितियां हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं वो, और किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त देता समूह, मतलब कि जो ज्वाइंट वेंचर बना लेते हैं किसान मिलकर, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी इस फंड के अकॉर्डिंग। अगर बात की जाए यहाँ पर इस फंड की, तो हमने बताया कि 1 लाख करोड़ का ये फंड होगा, और ये हमने डिस्कस कर लिया कि किन किन को इसमें कलेक्ट किया जाएगा या किन किन को इसमें शामिल किया जाएगा। इस स्कीम की अगर अन्य बात की जाए तो 3% का ब्याज सबमिशन दिया जाएगा। सबमिशन का मतलब है ब्याज में छूट दी जाएगी 3% की, अगर जो भी व्यक्ति इस फंड से लोन प्राप्त करते हैं और उसको टाइम पर पेमेंट करते हैं तो उनको 3% ब्याज की अतिरिक्त सबमिशन दिया जाएगा। और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
देखो 3% की जो रियायती ब्याज दर होगी अधिकतम 7 वर्षों के लिए होगी, मतलब कि 7 वर्ष तक के जो लोन होंगे उन पर ये लागू होगी। न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष के लिए ये अधीन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा, या अगला आर्टिकल। मॉरिशस तेल रिसाव पर अभी मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। देखो मॉरिशस में क्या हुआ है कि 8 अगस्त को यानी कल क्या हुआ था कि जापान की कंपनी के द्वारा ब्राज़ील से सिंगापुर के लिए तेल ले जाया जा रहा था। ये दूसरी इमेज है मिशन सागर की, उससे आपको नहीं मतलब, केवल आप यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए। तो क्या हुआ, वहाँ पर 4000 टन ईंधन था उसमें, और कुछ लीकेज की वजह से ऑयल स्पिल्स हो गया, मतलब कि क्या कह सकते हैं हम कि तेल का रिसाव हो गया, और इसी कारण मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। तो ये सुर्खियों में है, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद मॉरिशस की हम लोकेशन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये है मॉरिशस, कहाँ पर आप बताइए, जल्दी से बताइए। ये है मॉरिशस, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है अगेलेगा आइलैंड। उसके बाद ये एजम्पशन आइलैंड है जो कि सेशेल्स, और यहाँ पर है सेशेल्स, ये है मालदीव, और ये है डियो गार्सिया। ठीक है, ये है मेडागास्कर। देखो आपको करना क्या है, मैपिंग में आपको इस मैप को ज़रूर देखना है, और नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर आपको द्वीप लिखने हैं। जैसे एक मिनट इसको मिटा देते हैं हम, यहाँ पर देखिए हाइलाइटर ले लेते हैं, ये सेशेल्स, ठीक है, उसके बाद एजम्पशन आइलैंड, एगलेगा आइलैंड, फिर मेडागास्कर, फिर मॉरिशस। ठीक है, इस टाइप से आपको कलेक्ट करने हैं, और मालदीव भी यहाँ पर छूट गया हमारा, डियो गार्सिया। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये सभी हिंद महासागर के आइलैंड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे सब यही डेटा दिया हुआ है कि फ्रांस ने मदद के लिए ऑफ़र किया है किसको, मॉरिशस को, क्योंकि फ्रांस, यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ आपको बता दें, ये रीयूनियन जो है ये फ्रांस का आइलैंड है, फ्रांस की टेरिटरी है, यहाँ पर इसमें नहीं दिया हुआ है, और इसीलिए फ्रांस से अपील की है मॉरिशस ने मदद के लिए, क्योंकि फ्रांस का जो रीयूनियन आइलैंड है वो काफ़ी नज़दीक है मॉरिशस से। उसके बाद अगर बात की जाए, भारत ने भी रीयूनियन द्वीप पर 2020 में फ्रांस के साथ मिलकर, नौसेना के साथ मिलकर एक कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किया था, जो कि गश्ती एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं। भारत और मॉरिशस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हैं इस आर्टिकल में। देखो मॉरिशस जो है भारत में 15 से 16 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करता है भारत में। तो मॉरिशस काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है हमारे देश में। और अगर बात की जाए स्टिंग ऑफ पल्स की, जो चाइना की नीति है उसको काउंटर करने के लिए भी मॉरिशस हेल्पफुल साबित हो सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए, भारत मॉरिशस तटीय सुरक्षा निगरानी रडार सहित का हिस्सा भी है भारत, और एंटी पायरेसी में भी शामिल रहता है मॉरिशस के साथ। ये सब कॉमन सी बातें हैं, बस 15 से 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद मॉरिशस का एक द्वीप है अगलेगा द्वीप, ये हमने अभी बताया था आपको, ये है अगलेगा द्वीप, मॉरिशस के नॉर्थ में है। ठीक है, इस पर भारत ने 2018 में क्या किया है, रणनीतिक संपत्ति के तहत भारतीय सेना ने इसे लीज़ पर लिया है मॉरिशस से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि 965 किलोमीटर है ये मेनलैंड मॉरिशस से। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए, ये तो नॉर्थ में है, ये हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और ये 78वीं वर्षगांठ है। अगर बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन की, तो 8 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था, और इसकी औपचारिक शुरुआत मानी जाती है 9 अगस्त से। ठीक है, मतलब कि 8 अगस्त को इसका अनाउंस किया गया था, और 9 अगस्त को इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसका एम क्या था, इसका एम था ब्रिटिश राज को समाप्त करना इंडिया से। और इसमें एक नारा भी दिया गया था गांधी जी के द्वारा, काफ़ी फेमस है, डू और डाई, यानी करो और मरो, या तो हम इस देश को आज़ाद कराएंगे या फिर इस देश की आज़ादी में हम अपने बलिदान दे देंगे। ठीक है, तो ये नारा था करो या मरो का। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न की, तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इस आंदोलन का जो ड्राफ्ट है वो जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था, और अखिल भारतीय कांग्रेस की जो समिति थी उसने भी इसको अगस्त 1942 में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। इस प्रस्ताव को बनाने के लिए ग्वालियर टैंक, जो कि बॉम्बे में है, ग्वालियर टैंक मैदान, उसमें 7 अगस्त को एक मीटिंग रखी गई थी, उसी में करो या मरो का भी नारा दिया गया था। तो इस आर्टिकल में इतना ही। और आज की आगे एक आर्टिकल और बचा है हमारा,
कैग की अपॉइंटमेंट हुई है अभी हाल ही में। GC मुर्मू को नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। देखो ये अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेकिन इन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया था और इनको अब कैग का अध्यक्ष मतलब कि बनाया गया, या हम कहें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो कैग से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। आर्टिकल 148 कैग की नियुक्ति शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। ठीक है, क्या है, कैग का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगा, उसकी शपथ किस प्रकार की होगी और उसकी जो सेवा शर्तें हैं वो किस प्रकार की होंगी, ये आर्टिकल 148 बताता है। आर्टिकल 149 की अगर बात की जाए तो ये कैग के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, यानी कैग की क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या उसकी पावर हैं। आर्टिकल 150 केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार की जांच की जाएगी, और जैसे राष्ट्रपति कैग को सलाह देते हैं, मतलब कि जिस प्रकार की राष्ट्रपति एडवाइस दें कि किस प्रकार से सेंट्रल और स्टेट के खातों की जांच की जाए, तो ये आर्टिकल 150 में है। आर्टिकल 151 में क्या है, कैग द्वारा तैयार रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को दोनों सदनों में रखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में आपने सुना होगा एक समिति होती है लोक लेखा समिति, वो इसकी रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं क्या है आगे। कैग की स्वतंत्रता के बारे में भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है हमारे संविधान में। कैग की स्वतंत्रता कैसे पता चलती है, देखो इसका टेन्योर फिक्स है, यानी 6 साल और 65 वर्ष की उम्र तक कोई व्यक्ति अगर कैग का महालेखा परीक्षक नियंत्रक चुना जाता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता सिवाय संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार। इसके अलावा वेतन, भत्ते, पेंशन ये सभी भारत की समेतिक कोष निधि से, यानी CFI होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे ये प्राप्त होते हैं। तो इन पर क्या होता है, वोटिंग नहीं होती है, तो ये भी मतलब कि स्वतंत्रता प्रदान करते हैं ये। उसके बाद कैग के कार्य क्या हैं, कैग के कार्य जो अभी हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पर देखिए कैग के कार्य और शक्तियाँ आर्टिकल 149। तो कैग के कार्य और शक्तियाँ आर्टिकल 149 से मिलती हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है सेंट्रल और स्टेट के सभी अकाउंट्स की जांच करना। ठीक है, समेकित कोष की लेखा परीक्षा करता है और ये देखता है कि व्यय जो किए गए हैं वो मतलब कि अकॉर्डिंगली क्या कहें हम उसको, मितव्ययतापूर्ण किए गए हैं या फिर मतलब कि ऐसे ही खर्च किया गया पैसा, इसकी जांच करता है ये। आकस्मिकता निधि यानी इमरजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट खंड की भी ये लेखा परीक्षा करता है, पब्लिक अकाउंट की भी। और राष्ट्रपति या राज्यपाल जो भी अनुरोध करें उन खातों की भी ये ऑडिट करता है। बाद में ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो बाद में संसद के सदनों में पेश की जाती है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और करंट अफेयर्स के डिटेल एनालिसिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स की डिटेल वीडियो मिल सके। और हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमने कैग के बारे में जाना, तो कैग के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी और UPSC से संबंधित भी एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।